भेजूंगा उसमें से, लेकिन कॉपी ज़रूर करना, नोटबुक में लिखा हुआ नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, प्रोबेबिलिटी तो इसी बार में 18 वाले में है, सेट्स वाला 18 के बाद है, सेट्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन 18 के बाद है। इस वाले वीक का टारगेट क्या है? वेक्टर्स, जो कि आप बहुत टाइम से कर रहे हो, बहुत बच्चों ने कर भी लिया है वेक्टर्स, बहुत कुछ। वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो वेक्टर्स अब खत्म कर दो, 3D और प्रोबेबिलिटी पर आ जाओ। ठीक है, बचे हुए 2 लेक्चर्स है मेरे पास इस वीक में, उन दोनों लेक्चर्स में मैंने क्या कराना है आपको? 3D एंड प्रोबेबिलिटी के डिस्कशंस। ठीक है, देख लो अब इधर, खाए जा रहे हैं, देख लो इधर क्या लिखा हुआ है। देखो इधर, सबसे पहला टर्म जो हमको समझना है वो रैंडम वेरिएबल समझना है कि रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्या है। सबसे पहली चीज हमें यहीं से समझनी है, तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर। ठीक है, तो देखो आप बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर देखना है, बिल्कुल फोकस बोर्ड पर रखना है। मैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो देखो इधर, रैंडम वेरिएबल, भले ही इसका नाम वेरिएबल है बट एक्चुअली ये एक फंक्शन होता है। तो इसका नाम रैंडम वेरिएबल है, क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, इसीलिए इसको वेरिएबल नाम दिया हुआ है, बट है क्या? एक फंक्शन है। तो देखो क्या हम कह रहे हैं, अगर आपने कोई सैंपल स्पेस कंसीडर किया किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, मैंने उसका सैंपल स्पेस लिख दिया। अब अगर आप इस सैंपल स्पेस को डोमेन बोलो उस फंक्शन x का, तो जो x फंक्शन है, ये जो x सिंबल है, इसी को फंक्शन मैं कह रहा हूं, इसी को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अगर s किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन x विच असाइन ईच इवेंट टू अ यूनिक रियल नंबर इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। तो जैसे इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो आपने सैंपल स्पेस का कोई सबसेट उठाया, उस सबसेट को एक रियल नंबर अलॉट करना ही इस रैंडम वेरिएबल का काम है। तो जैसे सैंपल स्पेस, हमने एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल बाद में, पहले इसको डिनोट करते हैं। x हमने डिनोट किया, हमने कहा कि इट इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट एस टू द रियल नंबर। रियल का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज भी x ले सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो x एक फंक्शन है जो कि सैंपल स्पेस को मैप करता है रियल पर। अब सैंपल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो लेट अस से W या ओमेगा, जो इसने सिंबल लिखा हुआ है, वो एक इवेंट है। क्या इवेंट है ये पता नहीं आपको, बट जो भी वो इवेंट है, अगर आप इसको क्या कर देते हो, मैप कर देते हो एक रियल नंबर पर, तो ऐसे फंक्शन को ही क्या कहा जा रहा है? रैंडम वेरिएबल कहा जा रहा है। ये फंक्शन फिक्स नहीं होता, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया फंक्शन आ जाएगा जो रैंडम वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टॉसिंग 3 कॉइन्स। आप बताओ कितने आउटकम्स होंगे इसके? तो ये 8 आउटकम्स इसके होंगे। अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो उसका सैंपल स्पेस ये है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन x डिफाइन किया और मैंने कहा कि सैंपल स्पेस के किसी सबसेट को मैं मैप करूंगा किसके ऊपर? रियल नंबर पर, यूजिंग दिस। तो मैंने यहां पर क्या किया, अच्छा अब देखो, जैसे वैसे, अगर वैसे पता है s नहीं लिखना चाहिए हमको यहां पर ना, हमें यहां पर पावर सेट लिखना चाहिए। आप मुझे बताओ ये w क्या है? w क्या है बोलो? w सबसेट है। तो सबसेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पावर सेट के अंदर प्रेजेंट होता है, सेट के अंदर नहीं होता w प्रेजेंट। पावर सेट क्या होता है बताओ? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो x एक फंक्शन है जो कि जितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, यानी कि जितने इवेंट्स हो सकते हैं S सेट के पास, उनको रियल नंबर पर मैप कर दे। अब मैं यहां पर आपको एक फंक्शन लिख के दिखा रहा हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि अगर आपने कोई इवेंट इसमें से उठाया है, अभी इवेंट हमने उठा लिया, अब इस इवेंट का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ हेड प्रेजेंट इन दैट हेड प्रेजेंट इन W, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं देखो, W कुछ भी हो सकता है, W इज एन इवेंट, जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्री इवेंट हो। तो मैं यहां पर एलिमेंट्री इवेंट को मैप करा के दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्री ही इवेंट लिए जाते हैं। इवेंट कैन बी मोर देन 1 एलिमेंट, मतलब उस सबसेट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं इसको डिनोट करता हूं एज अ फंक्शन। अब देखना, देखो इधर मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने सारे एलिमेंट्री इवेंट लिखे। तो पहला एलिमेंट्री इवेंट कौन है? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही मेंबर आए।
ठीक है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये सबसेट है ना सैंपल स्पेस का। तो मैंने एक्स फंक्शन को डिफाइन किया, एक्स फंक्शन को डिफाइन किया और पावर सेट ऑफ एस से आर पर डिफाइन किया। तो ये एलिमेंट्री इवेंट मैंने एक लिख दिया। और कौन सा एलिमेंट्री इवेंट है? एच एच टी। ऐसी मैंने कोई और इवेंट लिख दिया एच टी एच। सारे एलिमेंट्री लिख रहा हूँ क्योंकि वो लिखना आसान है हमारे लिए, अदरवाइज एलिमेंट्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। टी एच एच, फिर मैंने लिखा टी टी एच, और इसके बाद जो है आगे चलकर मैंने लिखा टी टी एच, और आगे चल के मैंने लिखा यहाँ पर क्या बताओ, टी 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 एच तो हो गया, तो टी एच टी बचा, है ना। अब देखो क्योंकि मैंने एलिमेंट्री इवेंट लिखे हैं तो बता सकते हो कि आउटकम क्या क्या आ सकता है। नंबर ऑफ हेड है, एलिमेंट्री इवेंट में हाईएस्ट हेड कितने आ सकते हैं? 3, हाईएस्ट हेड 3 आ सकते हैं। अच्छा लोएस्ट कितने आ सकते हैं? 0, 0 भी तो आ ही सकता है। बताओ ये किस पर मैप होगा? 3 पर मैप हो जाएगा ये। अच्छा फंक्शन है ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला किस पर मैप होगा? ये 2 पर, तो 2 पर मैप कर दिया इसको, ठीक है, तो 2 पर मैप कर दिया हमने। अच्छा फिर ये वाला और ये वाला किस पर मैप होंगे? दोनों 1 पर मैप हो गए ये लोग। फंक्शन है जस्ट एक, और टेल 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 तो लिखा ही नहीं। टेल 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 बताओ किस पर मैप होगा? 0 पर मैप हो जाएगा। और टी एच टी किस पर मैप होगा? 1 पर मैप हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? तो मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन ही है जो सैंपल स्पेस के किसी सबसेट को किसी नंबर पर मैप कर देता है। नंबर रियल होना चाहिए, बस कंडीशन ये है। अब जैसे हमने क्या किया, एक और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करी पावर सेट ऑफ एस से आर पर, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, हमने कहा कि कोई इवेंट जो होगा, अगर मैंने उसके अंदर देखो यहाँ पर मैं कोई इवेंट मैंने ले लिया W, W एक इवेंट है, E भी लिख सकता था मैं इसकी जगह। मैंने कहा मैं इस पर 1 मैप करूंगा इफ आउटकम इज इवन, इफ आउटकम इज इवन, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं -1 पर मैप करूंगा इफ आउटकम इज ऑड, इफ आउटकम इज ऑड। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास आउटकम्स कितने कितने टोटल आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। आप बताओ 1 और -1 ही आउटकम्स आ रहे हैं आपके पास, मतलब मैपिंग हो रही है। तो बताओ कौन कौन 1 पर मैप होगा? 2 4 एंड 6। और -1 पर कौन मैप होगा? 1 3 एंड 5। ये -1 पर मैप हो जाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा दिन में डाउट क्लास है आपकी कोई? तो 3:30 बजे एक डाउट क्लास है यहाँ पर। वो 3:30 बजे वाली डाउट क्लास में मैं क्या कर लेता हूँ, 3D के नहीं 3D यार प्रोबेबिलिटी ही कर लेते हैं, कम किए हमने इसके क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के PYQ मैं डिस्कस कराऊंगा, डाउट्स नहीं लूंगा, उसको मैं डिस्कस कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। ऑलराइट, हाइब्रिड है, 3:30 से 4:30 उसका एग्जैक्ट टाइमिंग है, ठीक है। बताओ ठीक लिखा है? ठीक है, लिखना आपको घर में है ये, आप चाहे आज में लिखना, एक दो दिन का टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लिख देना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसको, देखो हमने यहाँ पर ये तो लिख दिया है। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो देखना जरा सब लोग बोर्ड पर, देखो इधर सुनेंगे सब लोग। एक वर्ड है यहाँ पर जिसको मैं कहने वाला हूँ, इस वर्ड का मतलब ये है कि किसी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x लिख रहा हूं, रैंडम नहीं लिख रहा हूं, x मतलब रैंडम वेरिएबल ही है वो। तो किसी रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो सुनना। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको एक टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और उस टेबल में क्या करना है, x की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है सबसे पहले। तो मुझे बताओ x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू थी इस पहले वाले एग्जांपल में। देखो हेड आप काउंट कर रहे हो, आपने 3 कॉइन टॉस की है, तो अगर मैं 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो बताओ क्या क्या हो सकता है। तो आप कहोगे हेड हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है क्या है, एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, और हो सकता है 3 आए। अब ये जो 4 केसेस हैं, ये जो 4 केसेस हैं, इन्हीं में आपको प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की? 1। अब 1 जो नंबर है आपको इन्हीं तीनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यही 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसको कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन x इज 0। तो x अगर 0 है मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा, तो कितने ऐसे केसेस हैं? 1। टोटल केसेस कितने हैं? 8। तो 1/8 लिख दें। अच्छा 1 हेड कितनी जगहों पर आ रहा है, कितनी जगह थे? 1 2 और 3 जगहों पर 1 हेड आ, तो कितना लिखा प्रोबेबिलिटी? 3/8। फिर इधर 3/8, फिर इधर
1/8, तीनों के तीनों हेड एक ही केस में हैं। तो अगर आप इन प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करोगे, एक बार ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, तो 8/8, 8/8 आने का क्या मतलब है, 1 आ रही है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इस वर्ड का क्या मतलब है कि आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें आपने रैंडम वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है और आपको दिखाना होगा कि प्रोबेबिलिटीज उन रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही इसका मतलब है। अब जैसे सपोज करो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं, तो सपोज मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी, तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा इस वाले केस का, तो आप मुझे बताओ कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं टोटल, बोलो जरा। एक तो वैल्यू इसकी कितनी है 1 और एक वैल्यू कितनी है -1, बताना जरा। 1 कब कब कितने केसेस ऐसे हैं जो 1 को सपोर्ट करें, 3/8, 3/6 सॉरी, और इधर 3/6, टोटल सम कितना आ रहा है 1। तो ये स्कूल एग्जाम में सिलेबस में मेरे हिसाब से है, शायद एक चेक कर लेना, 2-3 साल पहले तो था ये सिलेबस में। तो पहले स्कूल एग्जाम में आता था कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, तो उस टाइम पर ये टेबल उसको बना के देनी होती थी, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखो यार हमने मुंह से तो बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स क्या डिमांड करती है, एग्जैक्टनेस की, क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आप फॉलो करने वाले हो। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो इससे स्टार्ट मैं कर रहा हूं, तो देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर सपोज करो एक रैंडम वेरिएबल x है, तो रीड कर रहा हूं मैं, देखो, इफ अ रैंडम वेरिएबल x टेक दीज वैल्यूज with respect to these probabilities, then this table is called the probability distribution of x। तो इस टेबल को क्या कहते हैं, probability distribution कहते हैं x का। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। समझ के बात को, यही इसकी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीड करो एक बार आप लोग, तो रीड करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। तो मतलब कैन वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि कौन सा पॉसिबल है, एग्जैक्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए तो फंक्शन पता होना चाहिए, अब वो तो पता ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो बताओ पहला वाला जो टेबल है, क्या वो किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है ना। सम करो कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटीज का, सम 1 बन रहा है प्रोबेबिलिटीज का, 0.4, 0.4, 0.2, तो 0.8 प्लस 0.2 इज 1। तो और प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी किस रेंज में होनी चाहिए आप बताओ, 0 से 1 के बीच में। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 0 से 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है, यस। तो दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ, सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये नहीं बनेगा। सम करो जरा इसमें, तो 0.9 आ रहा है, तो सम ही क्योंकि 1 नहीं है तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, तो 1 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी में। अगला वाला केस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई तो फिर भी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, समझ पा रहे हो, तो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद, ठीक है। तो अब जो है अभी फिलहाल के लिए आपको रैंडम वेरिएबल लिख के दे रहा है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें रैंडम वेरिएबल लिख के आपको नहीं देगा, आपको वो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो, तो पहले क्वेश्चन पर अब हम चल रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द रैंडम वेरिएबल x हैज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है कि उसने खुद ही कह दिया कि x के पास ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का, px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। अब देखो उसने ये कहा, जैसे अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो इस टेबल में क्या आएगा बताओ। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाने की कोशिश करोगे तो आप कहेगा x की क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो आप कह रहे हो या तो 0 हो सकती है x की वैल्यू, या फिर कौन हो सकती है बताओ, 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, या फिर अदरवाइज, मतलब इन तीनों के अलावा कुछ भी हो तो उसके लिए उसने डिफाइन किया, अदरवाइज है उसका मतलब। अब वो क्या कह रहा है आपसे, पहले इस चीज़ को रीड करो। वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k लिखनी है व्हेन x इज 0। तो px की वैल्यू पहले केस में कितनी आएगी,
पहले केस में k, दूसरे केस में 2k, फिर 3k और फिर 0। अब पहला पार्ट क्या आपको कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ भाई। तो k की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐड करके किससे इक्वेट करना होगा, 1 से। तो आपने ऐड किया k प्लस 2k प्लस 3k, आपने 1 से इक्वेट किया और k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई। तो k आपके पास 1/6 आ गया, ठीक है। तो k इज 1/6। अब इसके बाद सेकंड केस में आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 से छोटे जितने x है सारे अलाउड हैं। तो आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज इसमें चाहिए, एक तो 0 वाली चाहिए, एक कौन सी वाली चाहिए, 1 वाली। तो हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया और दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। डायरेक्टली ऐड इसलिए भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली ऐड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन नहीं होता कुछ। आप कह रहे हो कि जैसे x की वैल्यू 0 है, लेट्स से वही वाला केस लेके चलते हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ हेड की बात करी थी। तो ऐसे केसेस जिसमें नंबर ऑफ हेड 0 हो और ऐसे केसेस जिसमें नंबर ऑफ हेड 1 हो, क्या वो दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है। नंबर ऑफ हेड 1 आ रहा है, नंबर ऑफ हेड 0 आ रहे हैं, तो दोनों केसेस का आपस में कोई लेना देना नहीं, इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये यूनियन है। ये यूनियन है, किन दो केसेस का यूनियन है ये, x इज इक्वल टू 0 वाला और x इज इक्वल टू 1 वाला। बट दोनों के बीच में क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता, इसीलिए एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हमने लगाई और माइनस क्यों नहीं किया इसमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, क्योंकि x की वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 और 1 नहीं हो सकती, और ये हमेशा होगा। कोई बता सकता है कि x की वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 और 1 होने का मतलब ये है कि भाई x एक वेरिएबल है जो एक साथ दो वैल्यूज ले रहा है। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि x की एक साथ दो वैल्यूज आ गई। x तो फंक्शन है। आपने फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, आप कहते थे डोमेन के किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ऐसी तो कहते थे आप। और इसी को कहते थे फंक्शन अगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक साथ x दो वैल्यूज नहीं ले सकता। तो हमेशा इंटरसेक्शन माइनस नहीं होगा, हमेशा आंसर ऐसे ही निकल आएगा। अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का आंसर कितना आएगा। तो आप कहोगे k है, तो k कितना है भाई, 1/6। 1 पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/6। तो आंसर कितना जाएगा, 3/6 और 1/2 लिख दें। अच्छा, थर्ड पार्ट पर आ जाओ जल्दी से। क्या लिखा है, नहीं थर्ड नहीं, इसी पार्ट का है ये पार्ट। तो क्या लिखा है इसमें बताओ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। तो इस बार कौन सा ऐड करना पड़ेगा, 2 वाला केस भी ऐड करना होगा। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 ऐड करना होगा आपको। तो बताओ कितना आएगा, x इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तो अच्छा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 का तो हमने ऑलरेडी लिख दिया 1/2। अब x इज इक्वल टू 2 का लिखना है, तो 3 इंटू 1/6, तो 3/6 आ जाएगा। इसके लिए कह रहा हूँ मैं 3k, तो k इज 1/6। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 लिख दें आंसर। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर आ जाओ, कितना आएगा, 0 आएगा क्या। इसमें एक्चुअली 2 वाला नहीं 0 देगा ना आंसर, 2 से बड़े वाला 0 दे देगा। 2 से बड़े पर तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 थी, 2 पर कितनी थी, 3/6, तो प्लस 0, तो कितना आंसर आएगा, 1/2। समझ पा रहे हो कैसे करना है, ठीक है। अब ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन आपने करके दिखाना है, पहला पार्ट। तो ये रफ निकाल लो आप कॉपी, चाहे फेयर में लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। चाहे ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट में करके दिखाओ जल्दी से। ये निकालना है पहले।
9k plus 10 9k plus 10 is equal to 1. 9k plus 10 is equal to आंसर आ गया K का? कितना? दूसरा वाला रिजेक्ट क्यों किया आपने? ठीक है, माइनस में था। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला पार्ट करते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, इक्वेट करना है 1 से। तो फाइनल इक्वेशन बताओ जरा। 9k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1। ठीक है, तो जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे, जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे, इक्वेट करोगे उससे 1 से, तो ये आंसर आएगा। और फिर इससे आंसर 2 निकलेंगे, एक तो k की वैल्यू 1/10 और k की वैल्यू -1। क्या इसका आंसर? हाँ, ये वाला हटा देंगे। ये वाला क्यों हटाएंगे? क्योंकि नेगेटिव है। तो कौन सा आंसर आएगा? 1/10। समझ पा रहे हो? कर सकते हैं ऐसा। तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, सुनेंगे सब लोग। दूसरे पार्ट में ये लिखा है कि प्रोबेबिलिटी x 6 से कम चाहिए इसको। अब देखो, अगर आप रियलाइज करो, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे एक बार बोर्ड पर देखो इधर। अगर आपको 6 से कम चाहिए तो क्या क्या केसेस इंक्लूड करने होंगे? 0, 1, 2, 3 और फिर 4 और फिर 5, कह सकते हैं ऐसा। अब इसमें लेकिन 5 प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना एक्चुअली मुश्किल काम है। हम टोटल सम जानते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पर 1 बनता है। तो टोटल कितने केसेस थे? 7 में से हम 0 को इंक्लूड कर देंगे तो 8 केसेस हैं। तो टोटल 8 केसेस हैं। 8 में से पहले 6 चाहिए आपको ऐड करने पर। तो आप इसकी बजाय क्या कर सकते हो? 1 में से माइनस कर सकते हो 7th नंबर वाला एंड 8th वाला। क्या है 6? 9k 8k आ रहा है, 8k प्लस k स्क्वायर बनेगा सर, डायरेक्ट पुट कर 8 की 9k स्क्वायर बनेगा। 8k बनेगा। अच्छा, इनका सम कर रहे हो आप? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं कि इन सबका सम किया, इन किसका सम किया, जैसे ये लोग क्या करें, इसका सम कर दिया और उसमें k पुट कर दिया, वो हम कर सकते हैं। ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको इस वे से किया। तो टोटल में से आपने ये 2 केसेस माइनस कर दिए, तो बताओ क्या होगा आंसर? 1 -
2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 1 माइनस 9k स्क्वायर माइनस k, तो 1 माइनस 9/100 लिख दें और माइनस 1/10। एलसीएम लो, 100 माइनस 9 माइनस 10 तो 19, तो 81/100 लिखें। ठीक है, बोलो नहीं। अब थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की, तो बताओ क्या करोगे आप? तो आपको 6 वाला भी 6 से बड़े 6 या 6 से बड़ा वाला चाहिए, तो ये हाँ, इसको क्या करोगे आप? ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7, तो बताओगे कितना आएगा? ये तो वही सेम आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9k स्क्वायर प्लस k। तो ये तो अभी भी निकाला था आपने, तो कितना आया था? 19/100, तो ये आ गया। लास्ट केस में कौन कौन से केस ऐड करने होंगे? 1 से लेकर 4 वाले, तो वो ऐड करना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 8/10, तो लास्ट वाले का आंसर 8/10 आ रहा है भाई। हाँ, 1 मिनट बस हो गया। अब बोलो। लेस देन लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रिक्ट लेस देन है, मतलब 6 से छोटे वाले। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ इक्वल टू में 6 भी लिखा गया। फिर अगर यहाँ इक्वल टू लिखा होता तो यहाँ प्लस में आता प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6। ठीक है, 8/, कितना कह रहे हो? 8/, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से। ठीक है, तो देखना है आपको और ध्यान से समझना है आपको एक बार कि क्या हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो देखेंगे सब लोग। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, सब ने बोर्ड पर देखना है। 3 कार्ड्स, सुनेंगे सब। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बोलो नहीं, देखो इधर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। तो आप रीड करो इस लाइन को पहले। इसमें लिखा हुआ ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस चीज का बताना है? नंबर ऑफ एसेस का। तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पूछे वही आपका रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल कौन है? जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो x इज द नंबर ऑफ एसेस। तो x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है? नंबर ऑफ एसेस है। अब आप कितने कार्ड पिक कर रहे हो? आप कर रहे हो 3 कार्ड पिक। तो एसेस अगर एट मैक्स आएंगे भी आएंगे तो कितने आएंगे? 3 हाईएस्ट आ सकते हैं एस। इसके अलावा 2 भी आ सकते हैं, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1 एस आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 1 भी ना आए। तो यही रैंडम वेरिएबल आपकी कितनी वैल्यूज ले सकता है? 4 वैल्यूज वो ले सकता है, 0 1 2 3 4, 3 ओनली। और इसके बाद आपको इनकी क्या निकालनी होगी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके लिए आपको एक एक करके सॉल्व करना होगा। तो ध्यान से देखना सब लोग। पहला केस, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, मतलब आपको एक भी एस नहीं चाहिए। तो आपके पास टोटल कार्ड है 52। पिक कितने कर रहे हो आप लोग? 3 कार्ड। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 52C3 टोटल आउटकम। अब 4 एस हैं, एस में से कितना पिक कर रहे हो इस केस में? 0, तो 4C0 डॉट। कितने बाकी बचे हुए कार्ड्स हैं? 48 में से कितने पिक करने हैं? सारे के सारे इसी में से पिक करने हैं जो एस नहीं है, क्योंकि इस बार 0 एस चाहिए। तो एस में से एक भी नहीं उठाया, सारे के सारे कार्ड बाकी बचे हुए इसमें उठा लिए। तो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो देखो इधर सब लोग ने बोर्ड पर देखना है। जब आप इसको लिखोगे 48, 47, 46 डिवाइडेड बाय 52, 51 एंड 50 ओनली, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखना है इसको। फाइनल 24, 25, 26, 23, 13, 12 इंटू 47 इंटू 23 और 13 इंटू 51 इंटू, बोलो नहीं
अब ये 12 से कट हो जाएगा 17 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो बताना जरा 4 इंटू 47 इंटू 23 कितना आएगा आंसर? 4 इंटू 47 इंटू 23 आंसर न्यूमरेटर का। देख किसको रहे हो, करो कैलकुलेट। 4 इंटू 47 इंटू 23 4324। अब डिनोमिनेटर में कैलकुलेट करो, बोलो नहीं। डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन का आंसर 13 इंटू 17 इंटू 25 5525। ठीक है, तो देखेंगे इधर, देखो इधर पहले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4324 अपॉन 5525। ठीक है, अब सेकेंड केस पर आते हैं। इस बार आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की चाहिए? नंबर ऑफ एसेस कितने आने चाहिए इस केस में? 1। तो 48 में से कितने कार्ड चुनने हैं फिर? 2, और बाकी बचे हुए कार्ड एस में से चुनने हैं। और डिवाइड बाय कितना आएगा? 52C3। अब जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा 48 47.4 अपॉन में आएगा 2 52 51 50 3 2 1, तो 2 कट गया, इधर आ गया 3। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड इधर से आप कट कर सकते हो 25 टाइम्स 24। हाँ क्या कह रहे हो? जो भी है आंसर बताओ, इसका आंसर चाहिए जल्दी से। कितना आएगा? तो देखेंगे अब एक बार करें तो देखना जरा, सामने देखोगे सब लोग। कितना लिखूं आंसर? 3384 डिवाइडेड बाय 5525 लिख दें। ठीक है, तो आंसर आ गया 3384 डिवाइडेड बाय 5525। गलत है? हैं? पहले का हाँ 3384 गलत है भाई। कितना आ रहा है? 1128। ठीक है, चलो मान लेते यही वाला करेक्ट मान लेते हैं, अभी पता चल जाएगा ऐड करने पर। तो देखो 1128 मान लिया। अब ये करेक्ट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? बोलो नहीं, कैसे पता चलेगा? ऐड करने पर। अब देखें थर्ड केस, देख लो इधर का क्वेश्चन कर लो बेटा। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू मुझे कितनी चाहिए अब? 2। तो इस बार 48 में से बस आपको एक कार्ड चुनना है, 4 में से 2 चुनने हैं, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 52C3। 48 ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 52 51 और 50 और 3 2 1, तो 6 आएगा ऊपर भी एक। 17 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर आप लिखोगे 26 24 13 12 144 डिवाइडेड बाय, नहीं एक और कटिंग होगी इसमें अभी, 225 टाइम्स कट कर दे। हाँ तो 13 17 25 का आंसर आ रहा था 5525, और इधर से आंसर आ रहा है 48, हाँ 72 डिवाइडेड बाय 5525। लास्ट केस आपको क्या करना होगा इस केस में? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। 48 में से कितने कार्ड चुनने होंगे? 0, और बाकी बचे हुए 4 में से 3 कार्ड अपॉन 52C3। तो 4 डिवाइडेड बाय 52 51 50 और इधर आ जाएगा 6, तो 3 टाइम्स, एंड उसके बाद इसको कट कर देते हैं 26, 2 टाइम्स 13, और यहाँ पर 17 3 17 जा 13 70 50 और 50, तो 1/5525 आ रहा शायद। ठीक है, तो 1/5525 हमने लिख दिया। अब एक बार देखो पता कैसे चलता है, ऐड करते हैं एक बार। तो देखो पहले वंस डिजिट ऐड करेंगे, 1 + 2 3
प्लस 8 11 प्लस 4 15, एक कैरी हो गई तो 5 आ गया है ना, ठीक है। दूसरा 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11, तो 12 हो गया एक कैरी। फिर 1 प्लस 3 4, एक कैरी हो गया तो 5 5 5 2 5 आ गया, ठीक है। तो जब आप सुनेंगे, आप सब बोलेंगे नहीं, जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा ऐड करने पर, तो आंसर ऐड करने पर आएगा 1, समझ पा रहे हो। तो आंसर ऐड करने पर आ गया 1, और यही आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस रैंडम वेरिएबल x का। करें अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, पहले आप देखना डायरेक्टली, इसकी कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एक बार पहले समझते हैं गिवन क्या है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे सब लोग। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, सुनेंगे सब लोग, देखो बोर्ड पर 4 है, एसी बंद कर लो बेटा। 4 बैड ऑरेंजेस, सुनेंगे सब, 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड ऑरेंजेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन द ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 4 जो है खराब ऑरेंजेस है और बाकी 16 गुड है, टोटल बताओ कितने हो गए 20। तो 20 में से आपने क्या किया, कितने ऑरेंजेस पिक करे, 2 ऑरेंजेस पिक करे, और डिस्ट्रीब्यूशन किसका बताना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का। तो जब हम पिक ही 2 ऑरेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2, समझ पा रहे हो। अब 3 ही केसेस पॉसिबल है कि या तो बैड ऑरेंज 0 निकलेंगे, या 1 निकलेगा, या 2 निकलेगा। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो इस वक्त क्या है, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस है, कि कितने बैड ऑरेंजेस निकलेंगे जो आपने पिक किए थे उसमें से। तो आपने कहा हमने 2 ऑरेंज पिक करे तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंज मैक्सिमम 2 हो सकता है। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है एक एक करके। तो एक बार सोचते हैं, जब भी हम एक से ज्यादा चीजें पिक करते हैं तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट लगता है। टोटल ऑरेंजेस है 20, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे 20C2। अब पहले का न्यूमरेटर क्या आएगा ये बता दो, पहले का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का। तो आपको एक भी बैड ऑरेंज नहीं चाहिए, तो चुनना किसमें से होगा, सारे के सारे 16C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C0। तो पहले का न्यूमरेटर यही आएगा। तो पहले का जो न्यूमरेटर है वो कितना है बताओ, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना आएगा, तो आप कहोगे 16C2। इसके बगल में सिंबॉलिकली आप लिख सकते हो कि 4 में से एक भी नहीं पिक किया, 4C0 बैड में से एक भी नहीं पिक किया, तो इसका आंसर आ गया 60/95, समझ पा रहे हो। कटिंग हो सकती है बट डिनोमिनेटर को सेम रखना ताकि ऐड करने में आसानी हो। ऑल राइट, अब x इज इक्वल टू 1 में क्या लिखोगे न्यूमरेटर, 4C1 16C1, तो 4C1 16C1, तो कितना आंसर आ जाएगा उतना। फिर बताओ अगला, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का न्यूमरेटर 4C2 16C0। तो जैसे आप ये काम करोगे 4C2 16C0, क्योंकि इस बार जो है दोनों के दोनों बैड ऑरेंजेस आपको चाहिए, तो 4 में से वो चुनने होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा करेक्ट है। इन तीनों का एक बार एडिशन करके देखो 95/95, तो 1 आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, समझ आ गई बात। ऑल राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, नए टॉपिक पर मूव कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। नया टॉपिक है जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बीच में मैंने टॉपिक स्किप किया है जिसमें क्या था, मीन एंड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है, उस ड्यूरेशन में मैं पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। वो टॉपिक क्या है, मेंस के सिलेबस से हट चुका है, बट वो ऐसे चांसेस होते हैं कि कहीं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, मेंस में नहीं है उस सिलेबस में, वो हट चुका है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने सिलेबस में रखा हुआ है, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा तब उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार खत्म करते हैं सिलेबस, यही लास्ट टॉपिक है और लगभग हमारे पास 25 मिनट्स हैं जिसमें हमें इसे खत्म करना है। तो देखो एक बार सुनेंगे आप सब लोग। देखो बाइनोमियल वर्ड का मतलब क्या है, सुनेंगे, बिल्कुल शांत हो जाओ आप। बाइनोमियल वर्ड का मतलब है जिसमें 2 चीजें हों। तो इस बार जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एक्चुअली क्या नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा 2 से ज्यादा वैल्यूज नहीं ले रहा है, वो 2 ही चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज थी वो बस 2 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब बाइनोमियल वर्ड का यही मतलब होता है एक्चुअली में। अब हम सबसे पहले बर्नौली ट्रायल को समझते हैं। तो बर्नौली एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या है इस टाइप के ट्रायल्स को नाम दे दिया बर्नौली ट्रायल, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे आपको याद होगा
हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, शायद डाउट क्लास में किया था, जिसमें कि जब तक 2 ना आ जाए तब तक आपको डाइस थ्रो करते रहना है। ऐसा क्वेश्चन एक डाउट क्लास में हमने किया था। तो जैसे अगर मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक्सपेरिमेंट किस चीज का है, थ्रोइंग अ डाई का एक्सपेरिमेंट है, और मैं तब तक करते रहूंगा जब तक 2 ना आ जाए। तो हो सकता है पहली बार में 2 आ जाए, लेकिन आपको क्या है, जब हम प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं तो हमें टोटल आउटकम्स लिखने होते हैं। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि पहली बार थ्रो किया 2 आ गया, लेकिन वो पहला केस होगा। उसके बाद सेकंड केस क्या होगा, पहली बार थ्रो किया 2 के अलावा कुछ और आया, फिर आपने दोबारा थ्रो किया तो 2 आ गया, तो ये दूसरा केस हो गया, रुक गए आप। इसके अलावा तीसरा केस क्या होगा, पहली बार थ्रो किया 2 नहीं आया, दूसरी बार थ्रो किया 2 नहीं आया, तीसरी बार थ्रो किया तो 2 आ गया, ये तीसरा केस हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी में क्या रुकते नहीं है, जितने पॉसिबल केसेस है सारे लिखते हैं। तो अब 3 केसेस तो हमने लिख दिए। चौथा केस क्या होगा, पहले में भी 2 नहीं आया, दूसरे में भी 2 नहीं आया, तीसरे में भी 2 नहीं आया, चौथे में 2 आ गया, तो ये चौथा केस हो गया। फिर पांचवा केस क्या होगा, पहले 4 में कुछ नहीं आया, पांचवें वाले में 2 आ गया, तो वो रुकेगा नहीं एक्सपेरिमेंट कभी भी, क्योंकि क्या है कि हम टोटल आउटकम्स की जब बात करेंगे तो हमें पता नहीं है कि कहां पर जाके रुकना है, तो वो इनफाइनाइट ट्रायल्स का केस है। तो क्या समझाया जा रहा है कि किन ट्रायल्स को बर्नौली कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उन्हीं ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल कहा जा रहा है। अब आपने देखो ऐसा क्वेश्चन भी किया था कि लेट अस टॉस अ कॉइन, हेड आया तो डाइस थ्रो करेंगे, टेल आया तो लेट से दोबारा से कॉइन टॉस कर दिया, तो दैट मींस पहला वाला जो इवेंट है वो दूसरे वाले पर डिपेंडेंट है, दूसरा वाला पहले वाले पर डिपेंडेंट है। तो आपने 2 ट्रायल लिए, आपने पहले कॉइन टॉस किया, फिर डाइस टॉस करोगे या डाइस थ्रो करोगे या कॉइन टॉस करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कि पहले वाले में क्या हुआ था। तो अब यहां पर क्या लिखा जा रहा है, बर्नौली ट्रायल उन ट्रायल्स को कहेंगे जिसमें पहले वाले ट्रायल का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सपोज करो मुझे क्या करना है, मैंने 3 बार कॉइन टॉस करना है, पहले टॉस में क्या आया उससे दूसरे वाले को कोई लेना देना नहीं होता, दूसरे टॉस में इंडिपेंडेंट आंसर आ सकता है और तीसरे टॉस में भी इंडिपेंडेंट आंसर आ सकता है। तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है कि किन टॉसेस को, किन ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं जिसमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने एक बैग रखा, उसमें कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट निकाला उसकी लेट से प्रोबेबिलिटी आई 1/5, अब मैंने उसको रिप्लेस नहीं किया, मैंने यहां रख दिया, अब मैं दूसरा ट्रायल दोबारा से एक ऑब्जेक्ट उस बैग में से निकाल रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पर डिपेंड करेगी ना, कि फर्स्ट में क्या निकला था उसके बेसिस पर दूसरे की प्रोबेबिलिटी डिसाइड होगी, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, तो डिपेंडेंट ट्रायल्स। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट होना बड़ा जरूरी है। तीसरे केस, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, ये एक ट्रायल है, लेकिन डाइस में तो 6 आउटकम्स होते हैं, तो डाइस थ्रो करने वाला आउटकम क्या नहीं बनेगा, बर्नौली ट्रायल नहीं बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि वो बर्नौली ट्रायल बने तो उसमें स्पेसिफाई करो कि मैं डाइस तो थ्रो कर रहा हूं बट मैं आउटकम किसको लूंगा, इवन आना इज फर्स्ट आउटकम, ऑड आना इज सेकंड आउटकम। तो अगर मैं डाइस को थ्रो करते समय स्पेसिफाई कर दूं कि इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कि इवन आया तो उसको मैं सक्सेस मान लूंगा, ऑड आया तो उसको मैं फेलियर मान लूंगा, तो तब वो कह रहा है कि किसी भी ट्रायल में अगर 2 आउटकम है, एक सक्सेस और फेलियर, तभी जाकर आप उसको ट्रायल कहोगे बर्नौली वाला, अदरवाइज वो बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। 2 ही आउटकम होने चाहिए। भले ही डाइस थ्रो करने में 6 आउटकम्स आते हैं, बट मैं 2 ऐसे इवेंट ले सकता हूं जिसमें कि दोनों का यूनियन करके टोटल आउटकम्स भी आ जाएं, और एक को मैं सक्सेस नाम दे दूं और एक को मैं फेलियर नाम दे दूं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, तो पेयर ऑफ डाइस में तो 36 आउटकम होते हैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने में, बट लेट अस से मैंने उसके अंदर कंडीशन डाल दी कि सक्सेस आना मैं किसको कहूंगा, जब दोनों डाइस के ऊपर दोनों के दोनों नंबर्स जो होंगे वो इवन होंगे, उसको सक्सेस मान लूंगा। तो अब एक इवेंट हो गया कि दोनों पर इवन आएंगे, वो सक्सेस है, और फेलियर कौन हो जाएगा, बाकी बचे हुए सारे केसेस फेलियर हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हर ट्रायल को इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक को सक्सेस मानी जाए और एक को क्या माना जाए, फेलियर। लास्ट केस, तो क्या कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। इस बात का मतलब क्या है, मान लो मैं क्वाइन को टॉस करता हूं, अगर मैं क्वाइन को टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास हेड आना लेटर से सक्सेस है, तो अब हेड आने के पहले ट्रायल में जब पहली बार टॉस किया गया तब भी 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, मैं दूसरी बार टॉस करूंगा तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, तीसरी बार टॉस करूंगा तब भी 1/2 है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
और फेलियर हर एक ट्रायल में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ आ गई बात। तो जो ट्रायल इन 4 कंडीशन को मानेगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बर्नौली ट्रायल। समझ आ गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरम है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो बर्नौली ट्रायल पहले आइडेंटिफाई करना होता है। पेपर में मान लो क्वेश्चन लिखा आ गया बड़ा सा, मुझे पता ही नहीं है कि वो किस टॉपिक का है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको सॉल्व। तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, तो 6 बार डाइस को थ्रो किया गया। और तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आपके लिए, 6 ट्रायल्स हैं। ट्रायल्स टोटल 6, आउटकम नहीं चाहिए। ट्रायल कितने बार लिए आपने, पहला डाइस थ्रो करना इज 1 ट्रायल, दूसरा डाइस थ्रो करना इज 2nd ट्रायल। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, तो पहले ट्रायल में सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, 3/6। पहले ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। दूसरी बार थ्रो करोगे तो ऑड आने के चांसेस क्या कम हो जाएंगे, अभी भी 3/6 है। तो देखो सबसे पहले तो फाइनाइट वाली कंडीशन को जस्टिफाई करो। ट्रायल्स डिफाइंड है तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और सक्सेस आना क्या है, 3/6 प्रोबेबिलिटी रखता है, तो फेलियर आना कितनी प्रोबेबिलिटी रखेगा, 3/6। 1 में से माइनस कर देंगे उसको। अब चलो तो फिर समझ आ गया क्यों बर्नौली ट्रायल है ना। 2 ही आउटकम है, या तो ऑड आएगा या ऑड नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता थर्ड चीज। तो इसीलिए सक्सेस और फेलियर जैसी चीजें हम उस पर डिफाइन कर सकते हैं। आप सुनोगे ध्यान से। अब हम बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। आप ध्यान से सुनना। अ रैंडम वेरिएबल x which takes these values is said to follow binomial distribution if the probability distribution function is given by this। आप देखो पहले आप इस चीज के ऊपर आओ। ये जो लिखा हुआ है इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है। जो ये लिखा हुआ है, जैसे इस केस में ये हो गया, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल जो ये वैल्यूज ले रहा है इज सेट टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज दिस डेफिनेशन जो मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, अब वो डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुनना, मैं उसको मिटा रहा हूं, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हमारे फ्रेमवर्क में अभी हम सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा लेट अस से एक्स जो है, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, अभी के फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स को क्या डिफाइन किया, मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, मैंने ये डिफाइन किया। जैसे मैं टोटल ट्रायल्स लेटस से n ले रहा हूं, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी बार आएगा उसको मैंने x डिनोट किया। आप बताओ x के पास क्या क्या चॉइसेस हैं। हो सकता है मुझे एक बार भी सक्सेस ना मिले, पहले ट्रायल में भी सक्सेस नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली, तीसरे में भी नहीं मिली, किसी में नहीं मिली। हो सकता है एक बार मिल जाए, हो सकता है 2 बार मिल जाए, हो सकता है 3 बार मिल जाए। तो x के पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, कितनी चॉइसेस अवेलेबल है x के पास, n नहीं, n+1, 0 भी तो है ना। n की n सक्सेस मिल जाए और 0 सक्सेस मिले तो उन सबको मिला के कितनी टोटल चॉइसेस है, n+1। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है, आपका रैंडम वेरिएबल कितनी चॉइसेस ले रहा है, n+1 चॉइसेस ले रहा है। समझ आ गई बात। अब n+1 चॉइसेस हैं। अब किसी ने बाई चांस आपसे पूछ लिया कि r सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि r सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कैसे निकालोगे। लेट्स टेक कि हमने क्या लिया, 6 ट्रायल्स का केस लिया और मेरे से कोई पूछ रहा है 2 सक्सेस कितनी बार आ सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने ऐसा तो स्पेसिफाई नहीं किया कि किस ट्रायल में सक्सेस चाहिए। देखो 6 टोटल ट्रायल है, 2 सक्सेस लेटर सपोज मुझे चाहिए, तो हो सकता है पहली 2 में सक्सेस मिले, हो सकता है सेकंड थर्ड में सक्सेस मिले, हो सकता है थर्ड फोर्थ में सक्सेस मिले, फोर्थ फिफ्थ में सक्सेस मिले, फिफ्थ सिक्स में मिले, 1 4 में सक्सेस मिले, 2 4 में सक्सेस मिले। तो किस में सक्सेस मिलेगी ये स्पेसिफाई नहीं किया, बस ये कहा 2 सक्सेस चाहिए। तो आपको पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए चूज करना होगा कि किस में सक्सेस चाहिए। तो उसके लिए कितने वेज होंगे, n ट्रायल्स हैं, n में से कितने सक्सेस चाहिए आपको, r ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए। तो जितने वेज में वो काम हो सकता है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, देखो NCR से डिनोट कर दिया। समझ आ गई सबको बात, ठीक है। अब मैंने लेटर्स से डिनोट किया P को, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ पर्टिकुलर ट्रायल, किसी पर्टिकुलर ट्रायल में P प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और Q मैंने डिनोट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट किया Q से, किसी पर्टिकुलर ट्रायल में। ऐसे नहीं कि ओवरऑल की बात चली जा रही है, एक ट्रायल जब आपने लिया उसमें फेलियर के क्या चांसेस है और उसके क्या चांसेस है सक्सेस के। अब सपोज करो, ऐसे समझो इस चीज को, मैंने 2 ट्रायल लेने, इकट्ठा 2 कॉइन टॉस नहीं हो रहे हैं, पहला कॉइन टॉस किया फिर दोबारा से कॉइन टॉस किया, तो मैंने कितने ट्रायल्स लिए टोटल? 2। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन भूल जाओ, मान लो आप, मैंने आपसे पूछा हेड आना इज द सक्सेस। अब मुझे दोनों ट्रायल्स में सक्सेस चाहिए, तो इसके कितने वेज होंगे? तो आप कहोगे पहले में सक्सेस आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे 1/2। और दूसरे में भी सक्सेस चाहिए, क्या ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है? पहला इवेंट जो है ए, वो क्या है, फर्स्ट इवेंट में सक्सेस चाहिए, सेकंड वाले ट्रायल में भी सक्सेस चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी? कब लिख सकते थे ऐसा? जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो। तो पहले में सक्सेस आए ना आए उससे दूसरे का क्या लेना देना, दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो अगर पहले ट्रायल में मैं आपसे सक्सेस मांग रहा हूं तो आपने कहा 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, दूसरे में भी सक्सेस मांगी जा रही है तो 1/2 अगेन इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर कितनी बार सक्सेस मांगी जा रही है? R ट्रायल्स में। तो जब पहले ट्रायल की बात चलेगी तो उसमें सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? P, पहला मतलब जो भी वो पहला होगा। अब किसी और ट्रायल में भी सक्सेस चाहिए तो P को आपको यहां पर क्या करना होगा? फिर से मल्टीप्लाई। तीसरे ट्रायल में फिर से सक्सेस चाहिए तो क्या करना होगा यहां पर? P को फिर से मल्टीप्लाई। तो P कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? R टाइम्स। तो P की पावर यहां पर क्या आएगी? R आ जाएगी। अब जैसे R ट्रायल में तो सक्सेस चाहिए, फेलियर कितनों में चाहिए? N-R में फेलियर चाहिए आपको। R केसेस को अगर हटा दिया जाए उनमें फेलियर चाहिए, तो क्या लिखूं यहां पर? Q की पावर N-R। तो यही जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरम है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरम, इसी को अप्लाई करना है जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा। समझ आ गई सबको बात? करें अब आगे। अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और जल्दी जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। तो देखो एक बार सबने बोर्ड पर देखना है, जल्दी से मैं कर रहा हूं। तो देखो इधर लिखने की कोशिश मत करो, अभी रुक जाओ, एक बार बोर्ड पर देख लो। पहले देखो, पहले केस पर हम आते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, डाइस कितने थ्रो कर रहे हो आप? 6 डाइस नहीं थ्रो कर रहे, 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। पहला एक बार थ्रो कर दिया, फिर दोबारा थ्रो कर दिया, फिर तीसरी बार थ्रो कर दिया, ऐसा हो रहा है काम। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो कितने हैं? 6 हैं। गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रायल की बात हो रही है, किसी एक ट्रायल में सक्सेस आने के क्या चांसेस है बताओ? 3/6, तो दैट मीन्स 1/2। अब फेलियर के क्या चांसेस होंगे? 1/2। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस? तो आपको समझ तो आ गया है कि ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। तो आपको कितनी सक्सेस चाहिए? 5 सक्सेस चाहिए आपको। तो आपने कैसे काम करना है? पहले कहना है कि 6 में से किन 5 केसेस में सक्सेस चाहिए, तो आप उसको कैसे 6C5 से चूज करोगे। अब आप कहोगे सक्सेस 5 बार चाहिए, तो P की पावर कितना आएगा? 5, और Q की पावर कितना आएगा? 6 - 5 दैट इज 1। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है ना उससे उल्टा है थोड़ा। आप याद करो, बाइनोमियल थ्योरम में ना यहां पर N-R लिखाया जाता था और यहां R लिखाया जाता था। ठीक है, आगे पीछे है बस वो। तो बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 6C5 का 1, तो 1/2 की पावर 6 लिख देना चाहिए क्या? ठीक है। अब सेकंड केस पर आ जाओ, एट लीस्ट 5 सक्सेस। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो दैट मीन्स x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू 6। 5 सक्सेस चाहिए, वो तो अभी अभी निकाला आपने। 6 सक्सेस चाहिए, तो 6C6, 1/2 रेज़ टू पावर 6, 1/2 रेज़ टू पावर 0। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 6.1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 7.1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है। अगले केस में एट मोस्ट 5 सक्सेस चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। कैसे निकालोगे इसको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 ओनली। एक ही केस माइनस होगा, 5 तो अलाउड था क्योंकि। तो दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 तो अभी निकाली आपने। तो कितना जाएगा? 31 नहीं यार, 63/64 लिख दें क्या? ठीक है। लास्ट केस, एटलीस्ट 1 सक्सेस।
कम से कम एक सक्सेस चाहिए, तो कैसे निकालोगे? कम से कम एक का मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे निकालोगे इस इवेंट को? 1 में से कौन सा वाला इवेंट माइनस कर दे? जिसमें 1 नहीं, 0 वाला, जिसमें एक भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? 1 माइनस 6c 0, और फिर क्या लिखोगे? p कितना है? 1/2, पावर कितना? 0, 1/2 की पावर 6, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 6, तो कितना जाएगा? 63/64। नो सक्सेस, तो लास्ट केस में क्या कहना चाह रहा है वो? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 चाहिए उसको, तो 6c 0, 1/2 की पावर कितना? 0, और 1/2 की पावर 6, तो आंसर जाएगा 1/64। समझ पा रहे हो? कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, तो इसको ध्यान से सुनना। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको अगर आपने सुन लिया तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स। तो जब भी टाइम्स वगैरह वर्ड यूज होने लगे तो ये आइडेंटिफायर है उस चीज़ के कि ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। तो आप बताओ, पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया? 3 टाइम्स। एक बार जब थ्रो किया तो आउटकम कितने उसमें निकले? एक ट्रायल में 36 आउटकम निकले, क्योंकि पेयर को थ्रो कर रहे हैं। तो आपके पास चलो ठीक है n तो 3 है। अब या तो ऐसा करना पड़ेगा कि 36 के 36 लिखने पड़ेंगे आउटकम, या फिर थोड़ा सा याद हो चीजें तो पता चल जाता है। वैसे गेटिंग अ स्कोर, स्कोर वर्ड का यहाँ पर मतलब ये है कि दोनों के ऊपर टोटल सम, स्कोर का मतलब ये है। तो जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो 9 सम चाहिए, तो कौन बताएगा कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? 6 3 फेयर, नहीं पहले कम करो, एक एक करके कम। 5 4 फेयर, 4 5 फेयर, 3 6, तो कितने केसेस आए? 4 केसेस। तो 9 अगर सम चाहिए तो देखो, इन अ पर्टिकुलर ट्रायल 36 आउटकम्स आर देयर, जिसमें 9 सम बस इन्हीं 4 केसेस में हो सकता है। तो दैट मीन्स सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी लिखोगे फिर? 4/36। तो आंसर कितना आएगा? 1/9। अब अगर सक्सेस की, तो अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, कर लोगे ना इसको? ठीक है।